Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concept of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhay Kumar and today we will study about the torque slip characteristics of a three-phase induction motor. Good morning friends, आज हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि टॉर्क का जो वेरिएशन है वो स्लिप के आधार पर कैसे होता है। ठीक है, और किसी भी इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क है वो स्लिप पे कैसे डिपेंडेंट होता है, कब बढ़ता है, कब वो डिक्रीज करता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको बताता है कि इंडक्शन मोटर को किस स्थिति में आपको चलाना चाहिए, किस समय कैसा स्पीड पे उसको रन करना चाहिए, तब आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, किस कंडीशन में टॉर्क अच्छा मिलेगा, कब टॉर्क आपका इंक्रीज करेगा, कब टॉर्क आपका डिक्रीज करेगा। एवरीथिंग आपका इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका शो होता है। ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये टॉपिक पूरा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत बार ये फुल क्वेश्चन आता है। प्लस इस कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा तरह से देखिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए और आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? अगर बेसिकली हम देखें तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। दोनों ही तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों ही तरह से इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग कर सकते हैं। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ आर सेम थिंग्स। क्यों? क्योंकि स्लिप और स्पीड एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, स्लिप पे ही आपका स्पीड डिपेंड करता है और हम कह सकते हैं स्पीड पे आपका स्लिप डिपेंड कर सकता है। ठीक है, दोनों में क्या है कि अगर एक क्वांटिटी स्लिप अगर बढ़ता है तो स्पीड आपका डिक्रीज करता है, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स में है। इसलिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसके डायरेक्शन में आपका चेंज हो जाता है। तो आइदर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स करें या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स करें, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या डिससिमिलरिटी है, और जब इस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टॉर्क इक्वेशंस। और जनरली जब हम किसी भी मशीन को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ले लेते हैं, हम लोग जनरलाइज कंडीशन लेते हैं जहाँ से हम लोग हर एक कंडीशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जनरलाइज कंडीशन मतलब द रनिंग कंडीशन। क्यों? क्योंकि रनिंग कंडीशन में जो भी इक्वेशन होता है उसमें स्लिप का वैल्यू आप पुट करके आप मशीन का किसी भी कंडीशन के लिए उसका आउटपुट को निकाल सकते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग एनालिसिस कहीं पे भी करेंगे विल ऑलवेज कंसिडर द रनिंग कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन दिस केस हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लिए हैं द टॉर्क इक्वेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर दैट इज T इज इक्वल टू K1 SE2 R2 by R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। नाउ इन ऑर्डर टू ड्रॉ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को इस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को तीन पार्ट में हम तोड़ते हैं। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं और तीन पार्ट में इस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला होता है जब स्लिप का वैल्यू बहुत ही कम है, दूसरा जब स्लिप का वैल्यू मीडियम है, ठीक है, नॉर्मल है, और एक जब स्लिप का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन तीन पार्ट में हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में है क्या। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखते हैं, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा गौर से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए K1 तो पहले से कांस्टेंट है, E2 क्या है, EMF अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन विच इज कांस्टेंट टर्म, अगेन R2 इज कांस्टेंट एंड X2 क्या है, स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म कौन सा है, S दैट इज स्लिप, ये आपका वेरिएबल टर्म है, वेरी करेगा। तो अगर आप स्लिप का वैल्यू को वेरी करते हैं तो ऑब्वियसली है कि टॉर्क का वैल्यू भी आपका चेंज करेगा, टॉर्क का वैल्यू भी चेंज करेगा क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स क्या है आपका फिक्स है, कांस्टेंट है मशीन में। तो अगर आपका स्लिप चेंज होता है तो मशीन के टॉर्क में भी आपका वेरिएशन होगा। तो ये वेरिएशन किस रूल को फॉलो करेगा, किस तरह का फॉलो करेगा, यही चीज़ आपका शो करता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क जब स्लिप आपका क्या है, जीरो है, और फिर स्लिप को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लास्ट में स्लिप का वैल्यू को मैक्सिमम लेके जाएंगे। मतलब स्लिप का वैल्यू आपका वेरी करेगा 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्लिप का वैल्यू को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एट स्लिप S इज इक्वल टू 0। अब स्लिप का वैल्यू 0 पुट कीजिए टॉर्क इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, K SE2 स्क्वायर R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर S का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब जब स्लिप का वैल्यू 0 है उसमें टॉर्क क्या है आपका, 0 है। ठीक है, और स्लिप 0 कब होता है, जब मोटर का स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों बराबर हो जाता है। दैट मीन्स द रोटर स्पीड एंड द स्पीड ऑफ द आरएमएफ बिकम्स इक्वल। तो उस केस में क्या होता है कि आपका रोटर में इंड्यूस करंट 0 हो जाता है, इसलिए टॉर्क भी 0 होता है। तो थ्योरेटिकली इसको समझने का तरीका यही है। तो अगर आप स्लिप का वैल्यू को 0 करते हैं तो टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स अगर हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, ये देखिए 0 पॉइंट से स्टार्ट किया, दिस इज द ओरिजिन, यहाँ से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा स्टार्ट हुआ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ अब
टॉर्क स्लिप को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बहुत ही कम वैल्यू, ठीक है, स्मॉल वैल्यू में बढ़ा रहे हैं। तो जब स्मॉल वैल्यू बढ़ाएंगे दैट इज एट लूज रीजन ऑफ स्लिप, तो स्लिप का वैल्यू जब कम है आपका, उस समय में आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है। नाउ जो स्लिप के आधार पे आपका क्या डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है आपका रिएक्टेंस, ये डिपेंड करता है। तो एट स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लिप एस आपका रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा इट इज एफ टू एस इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। तो सिंस स्लिप का वैल्यू बहुत ही कम है तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बहुत ही कम होगा तो रोटर फ्रीक्वेंसी सिंस बहुत कम है, इसीलिए एट स्टार्टिंग जब स्टार्ट करते हैं मोटर को, उस समय में एट स्टार्टिंग में जब स्लिप का वैल्यू बहुत ही कम है, उस समय में जब स्लिप का वैल्यू बहुत कम है उस समय फ्रीक्वेंसी आपका बहुत कम है, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो क्या होगा, जो मोटर का जो रिएक्टेंस है उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा, और इस केस में जो रिएक्टेंस है दैट बिकम्स मच लेसर देन R2 एंड बिकम्स नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू R2। जब R2 से हम कंपेयर करते हैं उस समय रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो स्लिप का वैल्यू कम मतलब स्पीड मैक्सिमम, मतलब जब मोटर अपना फुल स्पीड पे रन कर रहा है उस समय स्लिप का वैल्यू कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम होने से रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और रिएक्टेंस कम होने से जो ओवरऑल रिएक्टेंस है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर SX2 का वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको 10⁻0 कर देते हैं, तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, देखिए। तो ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू के एस E2 स्क्वायर R2 बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर E2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, ठीक है, K कांस्टेंट है और R2 भी कांस्टेंट है, तो सबको कांस्टेंट पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है। मतलब जब स्लिप का वैल्यू आपका बहुत ही कम है उस समय में टॉर्क क्या स्लिप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज एट नॉर्मल स्पीड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ स्लिप। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका आपका ग्राफ का नेचर कैसा होता है, इट इज लीनियर, ये क्या होता है, लीनियर, और सिंस स्लिप बढ़ रहा है तो टॉर्क भी आपका क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एट लो स्लिप रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में कि टॉर्क क्या हो रहा है, आपका लीनियरली आपका बढ़ रहा है, ये लीनियरली आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपका क्या होगा, स्लिप बढ़ेगा, ठीक है ना। जब स्लिप आपका बढ़ेगा, जब आपका स्लिप बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। जब आपका स्लिप बढ़ रहा है, जब स्लिप आपका इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका देखो यहाँ से लिखते हैं, जब स्लिप आपका इंक्रीज कर रहा है तो धीरे धीरे आपका टॉर्क भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टॉर्क इंक्रीज करेगा। लेकिन टॉर्क कब तक इंक्रीज करेगा, उसका भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है, हम लोग डिटरमाइन किए थे, मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। नाउ स्लिप जैसे इंक्रीज करेगा साथ साथ आपका फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो आपका जो रिएक्टेंस है वो भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो फिक्स है, वो क्या है, कांस्टेंट है। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, बट जो रिएक्टेंस है वो अब बढ़ रहा है स्लिप के साथ। पहले ये कम था रेजिस्टेंस से, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब R2 बराबर SX2 हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, SX2, एंड दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। वो क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क। मतलब जब स्लिप का वैल्यू, व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लिप S बिकम्स R2 बाई X2, इस समय में इस स्लिप के वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते बढ़ते आपका एक समय जाके क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम को टच करेगा, और ये मैक्सिमम कंडीशन कब होगा, जब R2 इज इक्वल टू X2 हो जाएगा, ठीक है। R2 इक्वल टू X2S होना चाहिए, X2S के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, ठीक है। नाउ अब मैक्सिमम के बाद जब फर्दर हम स्लिप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब तो टॉर्क बढ़ नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम है, अब क्या होगा, टॉर्क आपका रिड्यूस करेगा। तो लेट्स सी कि इक्वेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, कि टॉर्क आपका रिड्यूस कर रहा है कि नहीं, और अगर रिड्यूस करेगा तो क्या वो लीनियरली करेगा या कैसे करेगा, लेट्स सी। नाउ जब स्लिप को हम फर्दर आफ्टर द मैक्सिमम टॉर्क के बाद जब स्लिप को फर्दर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब स्लिप को फर्दर बढ़ाएंगे नाउ फ्रीक्वेंसी बिकम्स मच हायर, और ज़्यादा बढ़ता है। तो अभी तक क्या था, R2 बराबर SX2 था, लेकिन जब स्लिप फर्दर बढ़ेगा अब क्या होगा, SX2 का वैल्यू बढ़ने लगेगा और R2 इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, आपका घटने लगेगा, ठीक है। तो एट हायर वैल्यू ऑफ स्लिप आपका क्या होता है, अभी X2S जो होता है दैट बिकम्स मच हायर देन R2, वो R2 से ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर R2 बिकम्स नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू रिएक्टेंस। R2 या रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस से आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो जाता है। अब यहाँ पर हम R2 का वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर 0 पुट करते हैं तो आपका जो इक्वेशन आता है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/s, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/s। दैट मीन्स आफ्टर मैक्सिमम टॉर्क जब स्लिप को फर्दर बढ़ाते हैं तो अब टॉर्क क्या हो रहा है, स्लिप से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अब स्लिप अगर बढ़ेगा तो टॉर्क आपका रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन से ही प्रूव कर सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क के बाद जब स्लिप फर्दर बढ़ता है तो अब आपका टॉर्क क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब इसका नेचर क्या होगा, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ क्या होता है, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में ये आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क के बाद ये क्या हो रहा है, हाइपरबोलिक कर्व में ये आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व में आपका डिक्रीज कर जाएगा। फर्दर जब स्लिप को हम बढ़ाएंगे और स्लिप बढ़ते बढ़ते स्लिप का वैल्यू जब s इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्लिप, अब क्या हो जाएगा, जब स्लिप का वैल्यू 1 हो जाएगा उस समय में मोटर क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा, क्योंकि स्लिप का वैल्यू 1 मतलब रोटर का स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया, मोटर इज एट स्टैंडस्टिल कंडीशन और दिस इज द पोजीशन ऑफ योर स्टार्टिंग टॉर्क, ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क का पोजीशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ, लीनियरली बढ़ा, मैक्सिमम टॉर्क अटेन किया एट s इक्वल टू r2/x2, उसके बाद वो रिक्रीज करना शुरू किया और जाके s इक्वल टू 1 पे जाके ये रुक गया, ठीक है। तो दिस इज द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होता है आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क का वेरिएशन स्लिप के अकॉर्डिंगली। नाउ एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछता है या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछता है, तो दोनों केस में आपका कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों को आप सेम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे है आपका, अगर हम स्लिप को s का वैल्यू यहाँ 0 से लिए हैं या 1 तक लिए हैं, ठीक है, तो अगर इसको स्पीड के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, अगर स्लिप 0 है मतलब यहाँ पर स्पीड क्या है, ns है, ठीक है, और धीरे धीरे ये घट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसका कैलिब्रेशन आप दो तरह से कर सकते हैं, जब स्लिप के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो स्लिप लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, बट स्पीड के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो वो राइट टू लेफ्ट बढ़ेगा, बस यही कैलिब्रेशन है, आपका ग्राफ का नेचर आपका सेम होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर कुछ कुछ और पॉइंट्स आता है कि अगर हम लोग कुछ पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोटर का रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो उस समय में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजेस आएगा। तो जब रोटर का रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका कोई भी चेंजेस नहीं आता है, उसके नेचर में कोई चीज़ नहीं आता है, सिर्फ चेंज क्या आता है, इन द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, इन द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क। पहले क्या होता है कि जब स्लिप का वैल्यू r2/x2 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क, अब मान लीजिए रेजिस्टेंस हम बढ़ा दिए, दैट इज r2 + r कर दी, तो स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर मान लीजिए एट स्लिप 0.2 पे मैक्सिमम हो रहा था तो अब क्या हो जाएगा 0.4 पे मैक्सिमम होगा, स्लिप 0.4 पे आपका मैक्सिमम होगा, मतलब अभी क्या हो जाएगा, कम स्पीड पे ही आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, कम स्पीड पे ही क्या हो जाएगा, आपको मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाइएगा उतना क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क का स्लिप क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा, बाकी नेचर वही आपका रह जाएगा, ठीक है, वही आपका नेचर आपका रह जाएगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब मान लेते हैं कि हम सप्लाई वोल्टेज को चेंज करते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने से क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स को चेंज करने से क्या होगा, आपका ईएमएफ बदल जाएगा, ठीक है, ईएमएफ बदल जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ अगर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो सिंस E2 इज प्रोपोर्शनल टू phi एंड विच इज प्रोपोर्शनल टू V, सो वी कैन से टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो अगर हम सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका, सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, टॉर्क भी आपका बढ़ जाएगा और टॉर्क बढ़ेगा तो मोटर का स्पीड भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं जब वोल्टेज आपका बढ़ता है तो मोटर का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, मोटर का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। और इस समय में क्या होगा, आपका स्लिप आपका डिक्रीज कर जाएगा, स्लिप आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मोटर में आपका टॉर्क कांस्टेंट है, मोटर में आपका टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब लोड कांस्टेंट है, तो उस समय में आपका क्या होगा, मशीन का जो टॉर्क है वो बढ़ेगा और मोटर का स्पीड भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है तो उस समय में क्या होगा कि मशीन में सिर्फ लोड कांस्टेंट है, उसको टॉर्क कांस्टेंट बना के रखना पड़ेगा। तो टॉर्क कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वोल्टेज घट रहा है तो उसको स्लिप को वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और स्लिप का वैल्यू जैसे ही बढ़ जाएगा आपका क्या होगा, मोटर का स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए वोल्टेज डिक्रीज करने पे आपका मोटर का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो इस जो टॉपिक्स है इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि आपको डिस्क्राइब करने दे दी जाएगा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या और इसको आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, लो स्लिप लेंगे, मीडियम स्लिप लेंगे, हाई स्लिप लेंगे। शुरू में लिनियरली बढ़ेगा, मैक्सिमम तक जाएगा, देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में जाके और स्लिप का वैल्यू 1 पे ये रुक जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है कि अगर हम रोटर का रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजेस आता है। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का नेचर में कोई चीज़ नहीं आता है, सिर्फ मैक्सिमम टॉर्क का पोजीशन आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले जो टॉर्क आपका लो स्लिप रीजन में आपका मैक्सिमम हो रहा था, वही टॉर्क अभी क्या होगा, हाई स्लिप रीजन में आपका मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो मशीन को मैक्सिमम टॉर्क अटेन करने के लिए ज़्यादा स्पीड गेन करना पड़ेगा, हाई स्पीड पे वो मैक्सिमम टॉर्क गेन करेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो लो स्पीड पे ही मैक्सिमम टॉर्क को अटेन कर लेगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम मशीन का मैक्सिमम
जो टॉर्क है वो किस कंडीशन में होगा, तो वो होगा जब स्लिप का वैल्यू किस स्लिप के लिए होगा, जब स्लिप का वैल्यू r2/x2 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स when the value of slip is equal to the value of the resistance by reactance, and at that condition we will get the maximum torque। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और अगर किसी को भी इसमें कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से अपना सपोर्ट जरूर बना के रखें। और ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहा कि सर न्यूमेरिकल्स भी कुछ इसमें बताना चाहिए ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले क्लासेस में जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड, स्लिप, ईएमएफ इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स बताऊं, जहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करें, टेक्निक सीखेंगे कि इसको इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।